हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इस श्रृंखला को हम लगातार बोर्ड परीक्षाओं तक जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज आसानी तक आपको मिल पाए। आज की बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और 3 ऑप्शन जो हैं इसके गलत होंगे और 1 ऑप्शन जो है इसका वो सही होगा। तो आपको बताना है परिमेय संख्या। और हम ये जानते हैं कि जो रूट 3 है, ये रूट 3 अपरिमेय संख्या है। रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होती है, तो रूट 5 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पाई क्या होता है? पाई किसी वृत्त के लिए परिधि और व्यास का एक अनुपात होता है, जिसका मान अपरिमेय आता है। तो बचा क्या? रूट 4, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि रूट 4 के जब हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2, 2 का एक जोड़ा बनेगा तो 2 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। हम इसको 2/1 यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आपसे दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है? अपरिमेय संख्या पूछा है। पहले में हमसे परिमेय पूछा था, जैसे कि पहले ऑप्शन में भी हमने पाई का मान लिखा था, पाई लिखा था, और मैंने आपको बताया कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। 22/7 परिमेय है, P/Q के रूप में लिखा गया है। रूट 4 का मान अभी हमने निकाला था, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। और बचा क्या? पाई। पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा जो प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको दिया गया है। ax² धन bx धन c बराबर 0 होता है, आप जानते हैं। हमसे ये पूछा है इस मानक समीकरण के लिए कौन सी आवश्यक शर्त है जिससे यह द्विघात समीकरण ही रहे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x² का जो गुणांक है ये 0 नहीं होना चाहिए। x का गुणांक b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। b और c के 0 होने से x² वाला जो पद है ये गायब नहीं होगा। अगर हम खाली 2x की घात 2 भी अगर लिख दें तो ये जो समीकरण है ये एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर इसके आगे 2 की जगह पर 0 आ जाए, 0x² अगर हम लिख दें, धन 2x धन 3 अगर हम लिख दें, तो ये 0x² का मतलब क्या है? 0 गायब हो गया, बचेगा क्या? 2x धन 3 एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसकी पहली शर्त ये है कि x² का जो गुणांक है, जिसको कि हमने ऑप्शन ए के रूप में आपको दिखाया है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये बिल्कुल आवश्यक शर्त है, यानी कि इसका ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन जो है, बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा जो प्रश्न है उसमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, 2x की घात 2 ऋण 4x धन 3 बराबर 0 का विविक्ति अगर आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है कि जो अभी हमने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया कि मानक समीकरण क्या होता है, ax की घात 2 धन bx धन c, ये एक मानक समीकरण होता है। इसमें a के स्थान पे क्या है? देखो, a के स्थान पे 2 है, b के स्थान पर ऋण 4 है और c के स्थान पर है 3। तो विविक्तिकर को हम d बोलते हैं। d का जो मान होता है ये होता है b² माइनस 4ac के बराबर होता है। b की वैल्यू मैंने आपको बताया कि ऋण 4 है, b की जगह पर ऋण 4 रखा गया है x के आगे, ऋण 4 की घात 2, b² ऋण 4ac का मतलब 4 इंटू a इंटू सी है। a का मान 2 और c का मान है 3। तो अगर ऋण को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, ऋण गुणा ऋण, तो धन आता है, 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 4 गुणा 2 8, 8 3 24, 16 में से 24, छोटे में से जब हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो ऋण का इस्तेमाल करते हैं, फिर 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन 3 जो है, ऋण 8, वो बिल्कुल सही है। पांचवा जो प्रश्न है, 1030 का मान आपसे पूछा गया। 1030 का, तो आप सीधे 1030 का मान बता सकते हैं कि 1030 का मान 1/√3 होता है। एक बहुपद के शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा गया है। तो बहुपद जो होता है ax² धन bx धन c, गुणनफल आपसे पूछा है, तो योगफल और गुणनफल दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। अगर हम दो शून्यकों को अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा गुणा बीटा ये गुणनफल है, इसका मान होता है c/a। अब हम लिखेंगे x की घात 2 ऋण 3, और जो मानक समीकरण होता है बहुपद का होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब आप देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, यहाँ x² के आगे a है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है। a की वैल्यू आ गई 1, और x वाला पद जो बहुपद हमको दिया गया इसमें x वाला पद है ही नहीं, तो क्या है कि ऋण 3 है, यानी कि किसके बराबर है? c के बराबर, और c की वैल्यू है ऋण 3। ऋण 3 अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी c/a, यानी कि ऋण 3/1 बराबर ऋण 3 में 1 का भाग देंगे तो ऋण 3 ही रहेगा। तो इसका जो विकल्प 4 है ये बिल्कुल सही उत्तर है। और अगर आपसे योगफल पूछा होता तो उसका मान होता है ऋण b/a। बिंदु की y एक्सिस से दूरी आपसे पूछी गई है, तो क्या होता है कि एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष।
ये है एक्स अक्ष आपका, और जो ऊर्ध्वाधर है ऊपर की तरफ, ये हम इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो ये बिंदु कहाँ पर है? सबसे पहले देखिए, बिंदु है के निर्देशांक है 2,4। 2,4 का मतलब है पहले हम 2 कदम जाते हैं एक्स की तरफ, ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 कदम हम चले गए वाई की तरफ। तो ये जो बिंदु है 2,4 ये है। हमसे पूछा वाई एक्सिस से इसकी दूरी क्या है। देखो वाई एक्सिस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सामने, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से इसकी जो दूरी है ये दूरी यहाँ देखिए आप नीचे कितने खाना है, 1 और 2, तो 2 इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वाई एक्सिस से दूरी होती है एक्स निर्देशांक, और अगर एक्स एक्सिस से दूरी पूछी गई होती तो उसका उत्तर होता है वाई निर्देशांक। 8वां जो प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का 7वां पद आपसे पूछा गया है। तो समांतर श्रेणी के पहले पद को, जो जहां से समांतर श्रेणी स्टार्ट होती है, उसको ए कहते हैं, स्मॉल ए। तो ये 4 दिया गया है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसका सार्वंतर निकालते हैं, यानी कि किसी भी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो 10 में से अगर हम 4 घटा दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6। 7वां पद पूछा हमसे, 7वां पद। देखो कोई भी एपी जो होती है, उस एपी के nवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d। अगर n की जगह पर हम 7 रख दें तो ये हो जाएगा 7 में से 1 घटाओ, 7 ऋण 1, यानी कि 6d। जिस नंबर पे वो पद आ रहा है d उससे कम होता है, यानी कि 7वें नंबर का पद है तो d कितने हैं, 6 हैं केवल। a की वैल्यू कितनी है, 4। 6 से d का मतलब है 6 × d, 6 × d। और d की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी थी, 6 थी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 × 6 = 36, और धन 4 अगर हम जोड़ देंगे 40। तो इसमें एक ऑप्शन क्या होना चाहिए था, इस 8वें प्रश्न में एक ऑप्शन हमारा होना चाहिए था 40। ये ऑप्शन चौथा हम इसको कर देते हैं, यहाँ हम लिखते हैं 40। तो ये ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। 9वां जो प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा है। देखिए क्या होता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं, देखो इसमें कौन सा सूत्र लगता है, आप इसको देखिए, ये है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। तो इनकी भुजाओं और क्षेत्रफलों में क्या संबंध होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लें ABC का और उसका अनुपात निकालें PQR से, तो इनकी कोई भी एक संगत भुजा, अगर हमने AB हमने यहाँ लिखा है, यहाँ PQ लिखा है, तो AB और PQ अगर हमको पता है, AB और PQ का जो अनुपात है इनका वर्ग होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, भुजाओं का अनुपात हमको देखा 3:5, क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है, तो हम AB की जगह पर हमारा 3 हो गया और दूसरी भुजा हमारी हो गई 5, इनका वर्ग कर देंगे। तो 3 की घात 2 का मतलब है 3 × 3 9, और 5 की घात 2 का मतलब है 5 × 5 25। तो यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है 9:25, यानी कि विकल्प 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो इसका है 10वां प्रश्न है, वो भी बिल्कुल में भी इसी सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको यहाँ दे दिया गया है और हमें भुजाओं का अनुपात हमको बताना है। जैसा कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ABC, पहला त्रिभुज का नाम अगर ABC है और दूसरे त्रिभुज का नाम अगर PQR है, मैंने आपसे कहा कि पहली भुजा AB और दूसरी त्रिभुज की भुजा अगर पहली भुजा PQ है, संगत भुजा अगर हम कहें, इसका जो वर्ग होता है, ये फॉर्मूला था। अब हमको यहाँ से क्या है, स्क्वायर हटा देना है, हमको तो केवल भुजाओं का अनुपात बताना है। तो अगर हम AB/PQ यहाँ लिख दें, तो ये जो वर्ग है ये बराबर के दूसरी तरफ जब आता है तो क्या हो जाता है, वर्गमूल बन जाता है, स्क्वायर रूट, क्योंकि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, अगर ये दो त्रिभुजों के नाम अगर हमने मान लिए, तो हमको क्या दिया गया, हमको तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 81 है, 81 है। इनके वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखो 16 का क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हम 4 × 4 भी लिख सकते हैं, और 81 को हम 9 × 9 भी लिख सकते हैं। तो 2 और 2 का एक जोड़ा बना 4, ये बाहर आ गया, और 9 का एक जोड़ा बना तो 9 बाहर आ गया। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4:9। कोई विकल्प ऐसा है, विकल्प 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती।
देखिए प्रायिकता में आपने पढ़ा है कि अगर कोई घटना निश्चित घटना है तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, यानी कि जो घटना घटित होकर रहेगी। और जो एक घटना होती है असंभव घटना, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है ये होती है 0, जिस घटना को जो घटना घटित हो ही नहीं सकती है। और बाकी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब 0 और 1 के बीच में होती हैं। तो यानी कि प्रायिकता जो होती है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ देखो क्या है, ऋणात्मक, ऑप्शन 2 जो है ऋणात्मक है, यानी कि तो ऋणात्मक जो है इसका उत्तर, जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऋण 1.5। 2/3 0 और 1 के बीच में है। 15% का मतलब 15/100, ये भी 0 और 1 के बीच में है। 0.7 का मतलब है 7/10, ये भी 0 और 1 के बीच में है। तो ऋण में जो संख्या दी गई है ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 12वां प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमसे पूछा गया है। देखो पासा क्या होता है, पासे में कितनी संख्या होती है, 1 से लेकर 6 तक के बिंदु डॉट्स बने रहते हैं या संख्याएं होती हैं अगर हम कहें। तो सम संख्या प्राप्त करना, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं पासे में? सम संख्याएं, पासे में सम संख्याएं होती हैं 2, 4 और 6। इनकी संख्या कितनी है? कुल संख्याएं हैं 3, कुल सम संख्याएं, ठीक है। और पासे में जो कुल संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 6। कौन कौन? 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 और 6। तो किसी सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी, अनुकूल परिणाम यानी कि कुछ 3 है सम संख्याएं, कुल परिणाम 6 हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि विकल्प 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है, एक वाही बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक वाही बिंदु है बाहर, एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो इस बिंदु से इस वृत्त पर जो इसके सामने इसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं इस प्रकार से। इसका ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो पहला काम तो जो सूचना आपको दी गई है उस सूचना को आपको क्या कर लेना है, चित्र के द्वारा लिख लेना है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा डाली गई है, तो यहाँ कहीं Q बाहर है और इससे एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से डाली गई है, इसकी लंबाई हमको बताई गई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त के अंदर जो केंद्र होगा इससे अगर हम इस Q को मिला दें तो ये दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र से स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पे टच करती है उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है ये हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा इनकी कर्ण होती है। एक क्या है आपका 25 हो गया और एक भुजा आपको दी गई है 24 और एक भुजा आपको बतानी है, वही वृत्त की त्रिज्या होगी जो शेष भुजा है। तो समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है? हमेशा पाइथागोरस का थ्योरम लगता है। पाइथागोरस पर में वो क्या कहता है, ये जो शेष भुजा हमसे पूछी गई है ये क्या होगा, ये कर्ण का जो वर्ग है इसमें से किसी एक भुजा का वर्ग अगर हम घटा देंगे तो अगली भुजा का वर्ग हमको प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है। तो ये जगह 25 की घात 2 में से 24 की घात को घटा देंगे, 25 गुणा 25 होता है 625 और 24 गुणा 24 को जब आप गुणा करेंगे ये आएगा 576 और इन दोनों को अगर घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 49। जो भुजा हमको बतानी थी यानी कि त्रिज्या जो थी उसका वर्ग है, और जब हम इस त्रिज्या को यानी कि इस भुजा को निकालेंगे तो ये घात 2 जो है जो बराबर के दूसरी तरफ आएगी, ये क्या बन जाएगी, वर्गमूल बन जाएगी। 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 सेंटीमीटर, तो ये भुजा जो है 7 सेंटीमीटर होगी, यानी कि विकल्प 1 जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें जो नियम हमने लगाया वो नियम क्या है, त्रिज्या जो होती है वो हमेशा लंब होती है किस पे, स्पर्श रेखा पे। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इस प्रकार ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बना तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय हमने लगा के अज्ञात भुजा को हमने ज्ञात कर लिया। 15वां जो प्रश्न है वो कहता है साइन ए किसी त्रिभुज के लिए यदि साइन ए का मान 3/4 है तो tan ए का मान आपको बताना है। देखो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण भुजाओं का जो अनुपात होता है इसको हम बोलते हैं साइन। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इस समकोण त्रिभुज में
ए ले लो। सबसे पहला काम तो जो कोण हमको दिया गया वो कोण, साइन में किस कोण की बात हो रही है, ए कोण की बात हो रही है, तो हमने यहाँ ए बना लिया। ए के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, लंब के सामने हम 3 लिख देते हैं अनुपात अभी, और कर्ण का अनुपात कितना है, 4 है। तो इस समकोण त्रिभुज में इस भुजा को अगर हम निकाल लें, अगर हम समकोण त्रिभुज में अगली भुजा को निकालें, जैसे कि अभी हमने बताया था कर्ण के वर्ग में से अगर हम किसी एक भुजा के वर्ग को घटा दें, 16 में से 9 घटाएंगे, 3 की घात 2 था, तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यानी कि ये जो है √7 आ जाएगी ये वाली भुजा। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा tan A। tan A क्या होता है, इसका ये होता है लंब और आधार भुजाओं का अनुपात होता है। लंब के स्थान पे 3 है, आधार के स्थान पे √7 आ गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/√7। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। tan A का मान, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था sin/cos होता है, तो साइन का मान साइन, और कॉस की जगह पर आप √1 - sin स्क्वायर ए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले में आप sin ए का मान 3/4 रखेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 3/√7। 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क है। देखो एक ऋण, अब इसके लिए आपको tan 45 अंश का मान पता होना चाहिए। देखो tan 45 का मान होता है 1, tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो हमने 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे हर में क्या है 1 धन tan स्क्वायर 45, 1 का वर्ग कर देंगे यहाँ भी 1 ही आएगा। 1 में से 1 घटाओ 0, और 1 में 1 जोड़ो 2। अगर 2 का भाग दे दोगे 0 में, 2 × 0 0, उत्तर कितना आया, 0 आ गया। तो इसका जो विकल्प 4 है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, सवाल अगर आपके समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल आपको प्राप्त हो जाए। और ये जो श्रृंखला है ये आपको बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से तैयार की जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें रखेंगे और लगातार हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है बोर्ड परीक्षाओं तक इसकी तैयारी कराई जा सके। 17वां जो प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हों तो उस वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो दो चीजें आपसे बताई गई हैं इसने, एक है परिमाप और दूसरा है क्षेत्रफल। देखो ये दोनों अलग अलग राशियां हैं, तो ये संख्यात्मक रूप से बराबर का मतलब है इनके मात्रकों को हमें नहीं लेना है। देखो परिमाप को हम क्या होते हैं, परिमाप की जो इकाई होती है वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, खाली इकाई। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग इकाई में होता है। तो वृत्त की बात हो रही है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इनके मात्रकों को नहीं लेके इनके जो संख्यात्मक मान जो इनका होगा, आंकिक मान, वो हमको बराबर कर देना है। बराबरों कह रहा है तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। देखो जो चीज दोनों पक्षों में उसको काट दो, पाई से पाई कट गया। 2r है, r² का मतलब होता है r × r, तो एक r यहाँ भी है, दूसरी तरफ भी r है, तो बराबर के एक तरफ बच गया r और बराबर के दूसरी तरफ बच गया 2। तो यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या होगी 2 मात्रक। विकल्प 1 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 18वां जो प्रश्न है, एक आकृति आपको दी गई है। आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी जो चित्र हमने बनाया है ये केंद्र O है और वाह्य बिंदु है T। इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक P और एक है Q। एक है TP और एक है TQ। कोण POQ 110 दिया गया है। इन दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है ये हमको दिया गया 110 डिग्री। हमसे PTQ बताना है, इनकी ये वाला कोण हमको बताना है। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे, देखो क्या है, ये एक चतुर्भुज बना है, ये बना है 4 भुजाओं से बंधा आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ये कोण है आपका 110 और ये दो जो दिखाई दे रहे हैं, अभी मैंने आपको नियम बताया था कि कोई भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाली त्रिज्या है वो लंब होती है स्पर्श रेखा पे। लंब का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल होता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में, तो ये 90 डिग्री के एंगल हैं 2। एक चतुर्भुज के 3 कोण हमको पता चल गए, चौथा कोण हमको बताना है। चतुर्भुज का कोण योग गुण लगाएंगे, क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है ये होता है हमेशा 360। माना जो हमसे पूछा है उसको मैंने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया 360। इनको जोड़ देते हैं, 90 और 90 180, 180 में अगर 10 जोड़ दें 190 और 290, 290 में x जोड़ेंगे तो 360 प्राप्त होगा। x बराबर
360 ऋण 290, 10 में से 0 की 0 में से 0 गया 0, 36 में से 29 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इसके विकल्प यहाँ पर देना हम मिस हो गया है, तो इसका जो विकल्प होंगे 4 विकल्प, उनमें से एक विकल्प होगा आपका 70 डिग्री। तो 70 डिग्री जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा 18वें प्रश्न का। 19वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में डी पैरेलल टू बीसी तथा एडी बट्टे डीबी का जो मान है 2/3 है, और यदि ईसी का मान 6 सेंटीमीटर है तो एई का मान आपको बताना है। जैसा कि आकृति आपको सामने दिखाई दे रही है सामने, ये डी और बीसी एक दूसरे के पैरेलल हैं। एडी और डीबी का मान दे रखा 2:3, तो यानी कि एडी का मान अगर 2x है और डीबी का मान अगर 3x है, 2x/3x करेंगे तो 2/3 आएगा। तो इसमें क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा लाइन अगर हम खींचें तो वो क्या करता है, त्रिभुज की दोनों भुजाओं को यानी कि शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसको हम समानुपातिक प्रमेय नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस त्रिभुज में अगर हम समानुपातिक प्रमेय लगाएं तो ये बनेगा हमारा AD/DB बराबर AE/EC। यही हमको बताना है। AD/DB का मान देखा 2/3, तो इस जगह 2/3, और AE हमको बताना है, AE को अकेले छोड़ दो, EC की जगह पे रख दो 6 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। तो जगह 3 गुणा AE बराबर 2 गुणा 6, और AE को अगर हम अकेले छोड़ देंगे तो जगह 2 गुणा 6 12/3, 3 बराबर किस तरफ आ जाएगा, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 आ जाएगा। AE का जो मान आ गया वो आ गया 4 सेंटीमीटर, जो कि विकल्प 2 यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। 20वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्यक आपको बताना है। माध्यक का मतलब होता है दिए गए आंकड़ों में वह आंकड़ा जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है, यानी कि 50% आंकड़े उससे ऊपर होते हैं और 50% उससे नीचे होते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला काम जो होता है, हमको एक निश्चित क्रम में संख्याओं को लगाना होता है, चाहे वो आरोही क्रम हो चाहे वो अवरोही क्रम हो। जो आंकड़े हमको दिए गए हैं पहले उनको देखिए। 14 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 25 से बड़ा 27 से बड़ा 31 से बड़ा 35 से बड़ा 38। यानी कि पहले ही हमको जो आंकड़े दिए गए हैं आरोही क्रम में दिए गए हैं, और कुल आंकड़े इसकी संख्या क्या है, समय है विषम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि n का जो मान है वो 9 है, यानी कि विषम। जब आंकड़े विषम होते हैं तो बीच में केवल एक ही संख्या होती है, एक ही आंकड़ा होता है। ये तो छोटा आंकड़ा है, आप इसको नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हैं। कुल 9 हैं तो 4 एक तरफ हो गए और 4 हो गए एक तरफ। क्या रह गया बीच में, अकेला रह गया ना, कौन, 25। 25 जो है इन आंकड़ों का माध्यक है। तो विकल्प 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है।